काला वाला इससे लिखना है क्या? कल दिन भर बैठ के हम बस खाली ऑनलाइन बाकियों का और अपना वही करते रहे बस दिन भर। हाँ देखो, तुम लोग फील मत करना, मेरा काम यही है कि हम लोग में क्या कमी है उसी को खोज खोज के निकालना। ठीक है। हाँ वो थोड़ा उसको सीरियसली ले जाता है, उसको पता है, वो उसको असल में आदत नहीं है नबी। हाँ अब आ रही है। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैरलिज्म पढ़ा था। आज शुरू करते हैं चैप्टर प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है। प्रेपोजिशन में 3 भाग है। देखो सबसे पहले इनफैक्ट मैं कहूंगी प्रेपोजिशन में 4 भाग है, क्योंकि एक पोर्शन जो प्रेपोजिशन का है ना वो आप लोगों को जनरली कराया नहीं जाता है, क्योंकि वो बहुत लेटेस्ट है और क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं। एक तो प्रेपोजिशन का भाग है वो है पोजिशन बेस्ड प्रेपोजिशन। ठीक है, इसका एग्जांपल्स कराऊंगी मैं अभी। दूसरा फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ये है। तीसरा फ्रेजल वर्ब है। और जो फोर्थ पोर्शन है वो है prepositions in idioms and phrases। ये 4 पोर्शन है, और ये चारों पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा प्रेपोजिशन चैप्टर खत्म होता है। हाँ सुमन, काफी टाइम बाद मिले। मैं साल में इसी टाइम एक बार छुट्टी लेती हूँ, और वो आपके बैच के बीच में पड़ गया। जरा एग्जाम्पल लिखो।
पहले लिखो एग्जाम्पल्स, फिर समझाती हूं मैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो ये देखो प्रेपोजिशन में 4 भाग हैं। अब आप खुद सोचो, फर्स्ट सेंटेंस में द बुक इज ऑन द टेबल, हमें ये महसूस होगा कि एक टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर किताब पड़ी है, और हमें इस टाइप का आपको पोजीशन महसूस होगा कि टेबल के ऊपर बुक है, यानी कोई चीज किसी चीज के ऊपर है तो ऑन है। एंड वी आर इन द क्लासरूम, ये आपको महसूस होगा कि ये हमारा क्लासरूम है और इसके अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। तो देखो वी आर इन द क्लासरूम में आपको अंदर महसूस हो रहा है, यानी किसी चीज के अंदर है तो इन, किसी चीज के ऊपर है तो ऑन। ये पोजीशन बेस्ड प्रेपोजिशन है जो भी तुरंत करेंगे। लेकिन खुद सोचो, यहाँ पे इंसिस्ट के साथ जो ऑन है, ये कोई ऐसा ऑन नहीं है जो किसी चीज के ऊपर की बात है। जब आप फिक्स प्रेपोजिशन याद करोगे तो इंसिस्ट के साथ ऑन आएगा, और सेम इंसिस्ट का सेम मीनिंग है परसिस्ट। इसका मतलब होता है कोई चीज पर जोर देना। तो फिर हम ये सोचते हैं किसी चीज पर जोर देना, तो पर के लिए ऑन सोच लेते हैं। तो ठीक है, अगर ये सोचोगे तो इंसिस्ट के साथ ऑन चलेगा, तब तो परसिस्ट के साथ भी ऑन आना चाहिए था। लेकिन परसिस्ट के साथ इन इसीलिए है क्योंकि जब हम वर्ब की बात करते हैं, हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, उसके साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है। इसीलिए यहां पे हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है कि भाई कोई चीज के ऊपर है तो ऑन, किसी चीज के अंदर है तो इन। यहां आपको रटना पड़ेगा कि किस वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन है। यहां पे आप मार खाते हो क्योंकि यहां पे वो लॉजिक नहीं चलेगा जो लॉजिक से आप ये काम करते हो। अब फ्रेजल वर्ब आओ, जैसे अगर मैं कहूं कि जूते पहन लो तो पुट ऑन योर शूज कह दिया। देखो फ्रेजल वर्ब या प्रेपोजिशन फ्रेज का मतलब क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज या फ्रेजल वर्ब का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज है, लेकिन खुद सोचो, पुट का मतलब रखना, ऑन का मतलब ऊपर, लेकिन पुट ऑन ये दोनों मिल के एक दूसरा मीनिंग दे रहा है जिसका मतलब है पहनना। अच्छा, जब आप याद करते हो तो ऑन का उल्टा ऑफ समझते हो। तो अगर हम पुट ऑफ कह दें कि अच्छा पहनना इज पुट ऑन, तो निकालना इज पुट ऑफ, तो गलत हो जाएगा। टेक ऑफ योर शूज होगा, इसका मतलब होगा निकालना। तो अब ये टेक ऑफ का मतलब निकालना है, तो टेक ऑन का मतलब पहनना होना चाहिए? नहीं, टेक ऑन का मतलब हो जाता है मुकाबला करना। देखते हो लिखा रहता है न्यूज़पेपर में, इंडिया टेक्स ऑन पाकिस्तान एट मोहाली, है ना, यानी कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा। अब यहाँ टेक ऑन इस मुकाबला, टेक ऑफ इस उतारना, टेक ऑन ये पुट ऑन पहनना। इसका मतलब है कुछ समझ में नहीं आ रहा किसका क्या मीनिंग है। यही प्रॉब्लम है फ्रेजल वर्ब में। वर्ब का मीनिंग कुछ और, प्रेपोजिशन का मीनिंग कुछ और, दोनों मिला तो मीनिंग कुछ और। वहां लॉजिक नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि टेक ऑफ का मतलब उतारना, तो टेक ऑन का मतलब पहनना क्यों नहीं है? नहीं है तो नहीं है। टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना है। इसीलिए फ्रेजल वर्ब में भी कोई लॉजिक नहीं चलता है, तभी पंगा होता है। मैंने कहा आपको टेक ऑन का मतलब मुकाबला करना। अब टेक इन का मतलब क्या हुआ? मैं कह रही हूं ही वॉज टेकन इन बाय द क्रूक। क्रूक मतलब बदमाश, किसी बदमाश ने उसे धोखा दिया है, तो टेकन इन का मतलब होता है धोखा खाना। देखो पैसिव वॉइस है ये, ही वॉज टेकन इन। अब देखो क्या है, टेक ऑन का मतलब हो गया मुकाबला करना, टेकन इन का मतलब हुआ धोखा खाना। ठीक है, अब आई वॉज टेकन अबैक का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। तो यहां पे आपको सिर्फ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के साथ उसका मीनिंग रटना पड़ेगा।
जो कुछ कॉमन प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशनल फ्रेज या फ्रेजल वर्ब है वो मैं आपको क्लास में करा दूंगी, वो शीट से कराऊंगी क्योंकि बहुत सारा है और यहाँ पे हमें कुछ समझने की चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने उन शीट्स में आपको प्रपोजिशनल फ्रेज, हिंदी में मीनिंग, इंग्लिश में मीनिंग और उसका एक सेंटेंस बना दिया है, सफिशिएंट हो जाता है। अब आओ इडियम्स एंड फ्रेजेस में एसएससी का क्वेश्चन पेपर से मैंने वॉल्यूम 1 लिखा है और वॉल्यूम 1 में बेसिकली मैंने एकदम एग्जैक्टली मैंने क्वेश्चंस उतारा है जो आए हुए एग्जाम्स में हैं और उसके अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर्स बनाए। अब एसएससी में 97 में से लेकर अभी तक में करीबन कुछ नहीं तो 6 से 7 बार ये पहला वाला जो है ना वो आया हुआ है और क्वेश्चन आया हमेशा आता था एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, तो मैंने भी एट अ स्टोन्स थ्रो लिख के उसका मीनिंग लिख दिया। अब एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कि इतना नजदीक की पत्थर फेंके तो पहुंच जाए, लेकिन फिर अभी रिसेंटली 2015 में क्वेश्चन आया डैश अ स्टोन्स थ्रो, पहला ऑप्शन दिया एट और उसके बाद दिया विद इन। एग्जैक्ट अगर आप इडियम एंड फ्रेजेस देखोगे, गूगल सर्च मारो तो आप पाओगे कि वहां पे एट अ स्टोन्स थ्रो नहीं है, विद इन अ स्टोन्स थ्रो है। अब आप देखो क्या किया, किस तरह से, क्योंकि आपको पता है ना पहले 4 सेट थे जब ऑफलाइन होता था, तो अब ज्यादा बच्चे बैठे तो 8 सेट बना दिया। या कैसे, इस सैटरडे संडे का 2-2 सेट मॉर्निंग इवनिंग, उस सैटरडे संडे का 2-2 सेट मॉर्निंग इवनिंग, हो गया 8 सेट। लेकिन अब उनको 70, 68 ऐसे सेट्स बनाने पड़ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस खोजने का तरीका निकालते हैं। अब रिसेंटली उन्होंने क्या किया है ना, रिसेंटली वो इडियम्स एंड फ्रेजेस में आने वाले आर्टिकल और प्रेपोजिशन उससे क्वेश्चंस देने लगे, यानी विद इन अ स्टोन्स थ्रो से आया है। और दूसरा आप खुद देखो, ही पिक्ड डैश अ फाइट, हमारी आदत होती है ये कहने की पिक अप, जैसे सोचते हैं पिक, तो जैसे पिक आता है दिमाग में कहते हैं अप, लेकिन ध्यान रखना वही आया था एग्जाम में, पिक्ड अप अ फाइट गलत इंग्लिश होगा, क्योंकि लड़ाई मोलना, झगड़ा मोलना के लिए पिक अ फाइट होता है, ये अप वर्ड यहां पे गलत हो जाएगा, पिक अ फाइट, ठीक है, पिक अप नहीं होगा। अब जैसे आर्टिकल की बात मैं करूं, क्वेश्चन आया था एग्जाम में, lend an ear to what your teachers say। अब खुद सोचो, lend an ear तो ठीक लग रहा है, क्योंकि EAR एक कान हम लोग पढ़ते हैं जब सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ ए और एन लगाओ, तो ठीक लगा lend an ear। लेकिन जानते हो उसमें आप एग्जाम में देखोगे, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस में देखोगे तो lend an ear नहीं है, lend ear है। आप कहेंगे कि नहीं सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल an नहीं आएगा, कैसे हो सकता है? मैंने क्या कहा आपको, इडियम्स, फ्रेज, ठीक है, और किसी के कहे हुए बातें, कथन, इन तीनों में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो बन गया सो बन गया। बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुराने समय से चलता आया है, इसलिए इसमें हम लॉजिक नहीं लगा सकते। यानी इडियम्स एंड फ्रेज का प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, इडियम्स एंड फ्रेज में आर्टिकल फिक्स्ड है, फ्रेजल वर्ब में वर्ब का मीनिंग कुछ और है और प्रेपोजिशन का मीनिंग कुछ और है। फिक्स प्रेपोजिशन में हर वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन है वो फिक्स्ड है, रट्टा मारना पड़ेगा। हम ज्यादा से ज्यादा समझ पाते हैं तो इनको समझ पाते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए। वीडियो की वैलिडिटी, अभी तो हमारे सारे के सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे। अब आते हैं सबसे पहले ये जो फिक्स प्रेपोजिशन वाला केस को छोड़ के, तो सबसे पहले है जो वर्ड से रिलेटेड है। इसे सबसे पहले आप लोग कंप्लीट डायग्राम बनाइए ताकि हम दिखा सके आपको कि किस प्रेपोजिशन का क्या मतलब है।
इसमें सबसे पहले मैं आपको prepositions का एग्जैक्ट मीनिंग बताऊंगी जो सिर्फ इसी में लागू हो रहा है। देखो, प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब पोजीशन हो गया, यानी कोई भी पोजीशन बताने के पहले जो वर्ड आता है ना, वो प्रेपोजिशन होता है। जैसे हिंदी में आप क्या कहते हो कि किताब टेबल पर है, देखो टेबल के बाद पर लगाया, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, यानी पहले आप प्रेपोजिशन में पहले आप पोजीशन बताते हो, इसीलिए प्री पोजीशन से बना है चैप्टर प्रेपोजिशन। प्री मतलब पहले, यानी पहले पोजीशन बताइए और फिर बताइए क्या है। अब एक बात खुद और देखो, मैंने कहा द बुक इज ऑन द टेबल, यानी एक तो हम जब पोजीशन बताते हैं तो देखो ध्यान से, मैंने तो कहा द बुक, बुक हटा भी दो तो इट लगाओगे यानी प्रोनाउन लगाओगे। ऑन द टेबल, टेबल को हटा दे तो भी इट लगाएंगे। इसका मतलब ये नाउन या प्रोनाउन की ही तो पोजीशन बता रहा है। दिस मीन्स द वर्ड दैट डिनोट्स द पोजीशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, किस तरह, इन रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ अदर नाउन और प्रोनाउन। इसे लिखो, द बुक इज ऑन द टेबल, चाहे इट इज ऑन द टेबल, चाहे द बुक इज ऑन इट, यानी देख लो एग्जाम्पल में एक नाउन या प्रोनाउन, नाउन को हटाओगे तो बुक के बदले में इट लगाएंगे। इज ऑन द टेबल अगेन नाउन, या फिर नाउन नहीं लगाओगे तो प्रोनाउन के वनस्पत दूसरा नाउन या प्रोनाउन किस पोजीशन में है वही तो प्रेपोजिशन बता रहा है, जो मैं पहला आपको पढ़ा रही हूं। टेलीग्राम, ओके ठीक है ऐश्वर्या, मैं मेंशन कर दूंगी। देखो आप जो पूछ रहे हो ना, पिक होता है कि पिक्ड, आप टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करो। अगर मैंने कहा उसने झगड़ा मोल लिया मेरे से, तो ही पिक्ड, ईडी लगाएंगे ना, ही पिक्ड अ फाइट। मोल लेता है तो ही पिक्स, इसीलिए वर्ब तो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा ना। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब यही वर्ड्स जो प्रेपोजिशन पोजीशन डिनोट करता है, उसका पोजीशन बनाते चले जाओ आप।
पहले इतना उतारो। ये सारे पोजीशंस बता रहे हैं, अभी और भी पोजीशंस है इसीलिए नीचे लिखते चले जाएंगे। हो गया? देखो, किसी चीज के ऊपर है तो ऑन है, किसी चीज के ऊपर है लेकिन टच में नहीं है तो ओवर है, किसी चीज के ऊपर है एक ब्लैंकेट की तरह ढका हुआ है तो ओवर है, और अगर ढका हुआ ऊपर लेकिन टच में हो या नहीं हो, दोनों केस में देखो ऊपर नीचे किया हुआ है, दोनों केस में ओवर ही है। नेक्स्ट आओ, कोई चीज किसी चीज के ऊपर इस तरह से गिर रहा है एक मोशन के साथ तो अपॉन है, लेकिन अगर वो लिक्विड है या खुला हुआ जगह है जैसे कुआं हो गया, रिवर हो गया, तो उसके बाहर से कोई चीज अंदर गिर रहा है तो इनटू है। आप ऊपर जाता हुआ दिखा रहे हो तो अप, नीचे जाता हुआ दिखा रहे हो तो डाउन, लेकिन आपका मतलब हो गया ऊपर जाता हुआ। ये टू अभी पढ़ोगे कि टू एग्जैक्टली डेस्टिनेशन बताता है, यानी मैंने ऊपर जाता हुआ इस लाइन तक दिखाया है तो ये अप टू है। थ्रू कोई चीज से होके गुजरना, वो चीज हो सकता है, सुरंग हो सकता है, हालात हो सकते हैं, जंगल हो सकता है, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है और गुजर रहे हो उसके थ्रू तो वो थ्रू है। इस पार से उस पार क्रॉस करते हुए दिखा रहे हो तो अक्रॉस। देखो इस पार से उस पार दिखा दिया मैंने अक्रॉस, हो सकता है क्रॉस नहीं कर रहे हो, एक सीधा इधर हो एक सीधा इधर हो तो भी अक्रॉस है। ठीक है, किसी चीज के नीचे अंडर, किसी चीज के बगल में बिसाइड, ये पोजीशंस है। नेक्स्ट आओ,
along का मैंने बताया आपको, अच्छा along का एक्सप्लेन नहीं किया था ना। along जो होता है ना, कोई चीज अगर पैरेलली चल रहा है ना, पैरेलल दिख रहा है आपको, तब along। अब देखो मैथ्स में along का मतलब, जैसे मैथ्स में पैरेलल का मतलब होता है जो कभी ना मिले, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश में जहां भी आपको पैरेलल थोड़ा भी महसूस हो गया तो आप उसको along यूज करते हो। अब आओ नेक्स्ट देखो, कोई चीज किसी चीज के नीचे ऐसे दबा हुआ सा महसूस हो रहा है तो नीचे अंडर लगा सकते थे, लेकिन दबा सा और एकदम धसा सा महसूस हो रहा है ना, तो हम वर्ड यूज करते हैं बीनीथ या अंडरनीथ। अब देखो जैसे आप मेरे पास पढ़ने अगर कोचिंग में आते हो तो ये कोचिंग है और ये डेस्टिनेशन है, वहां आते हो तो टू। लेकिन अगर आपके फादर कहें चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं, मैं उधर ही जा रहा हूं, तो उनका डेस्टिनेशन कोचिंग नहीं है, वो इधर से निकल रहे हैं, यानी ये उनका डायरेक्शन है। डायरेक्शन शो करना है तो टूवर्ड्स, ठीक है। जैसे कई बार हम टूवर्ड्स के साथ जैसे अपवर्ड, डाउनवर्ड, वही हुआ ऊपर के तरफ नीचे के तरफ, तो टूवर्ड्स हो गया के तरफ। नेक्स्ट आओ, कोई चीज रखा हुआ है, उसके सामने है एकदम प्लेस्ड, तो इन फ्रंट ऑफ, जैसे इसको मैं मिरर मान लूं तो इसके सामने है तो इन फ्रंट ऑफ, इसके पीछे है तो बिहाइंड, ठीक है। अब मैं कोई मार्क मान रही हूं, मान लो कि जैसे बारिश बहुत हुई तो मैं आपको डेंजर लेवल बता दे रही हूं कि ये डेंजर लेवल है। स्टैंडर्ड एक बता दे रही हूं कि हाँ ये ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए इंग्लिश का, कम से कम ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी कोई लेवल, कोई मार्क या कोई स्टैंडर्ड मैंने बना लिया, तो उसके ऊपर जो होगा एवर, उसके नीचे जो होगा बिलो, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इस बॉक्स को मैंने बी नाम दिया है और जो ए है इसी के अंदर है नॉर्थ के तरफ, तो मैं कह रही हूं ए इज इन द नॉर्थ ऑफ बी। लेकिन ये बॉक्स को मैंने बी नाम दिया है, ये जो ए है वो बॉक्स के बाहर है नॉर्थ के तरफ, तो मैं कहूंगी ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी। देख रहे हो, इन मतलब अंदर ही है, टू मतलब डायरेक्शन दिया है मैंने लेकिन अंदर नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक दीवार है और एक सीढ़ी उसमें टेक लगाकर या सहारा लेकर खड़ी है, तो वहां पर हम वर्ड अगेंस्ट डालते हैं, जबकि अगेंस्ट का एग्जैक्ट अगर मीनिंग खाली देखोगे तो के विरुद्ध भी होता है मीनिंग इसका, है ना। तो हम लोगों ने जो किया है अभी वो सिर्फ पोजीशन वाले वर्ड्स किए हैं, और जो एग्जाम में आते हैं वैसे भी क्वेश्चंस पोजीशन वाले भी काफ़ी आते हैं, तो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें।
पहले इतना करो। एक्कम्पनीड के साथ बाई आता है तापस। चलो शुरू करें। आ जाओ, सबसे पहले चेयर हो, स्टूल हो या बेंच हो, आपको एक चीज महसूस होगा, कोई चीज ठोस है, उस ठोस चीज के ऊपर रखा हुआ है तो ऑन होना चाहिए। लेकिन बेड हो या सोफा हो, बेड और सोफा में जब आप सोते हो या बैठते हो तो आप देखते हो थोड़ा कंफर्टेबली अंदर चले जाते हो, है ना। तो जब आपको महसूस होता है हम थोड़ा अंदर चले जाते हैं तो इन लगेगा। सो रिमेंबर, कोई चीज के ऊपर है तो ऑन, कोई चीज के अंदर कंफर्टेबली थोड़ा सा मूव कर जा रहे हो तो इन। नेक्स्ट आओ, ही इज सिटिंग या स्लीपिंग डैश अ ट्री डैश इट्स शेड, यानी ट्री के ऊपर तो चढ़ के नहीं सो रहा है वो, क्यों? क्योंकि शेड की बात की जा रही है और कोई भी ट्री जो होता है उसका शेड यहां नीचे पड़ता है, तो इसलिए कहेंगे ही इज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, ट्री के नीचे, इन इट्स शेड। अब कई लोग सोचते हैं कि छाया के नीचे सो रहा है। भाई छाया के नीचे आप नहीं जा सकते, वहां कहाँ नीचे घुसोगे? आप छाया में सोते हो, छाया के नीचे थोड़ी जा सकते हो। इसीलिए इन इट्स शेड लगाया, उसी को उल्टा करके मैं लिख रही हूं, ही इज स्लीपिंग इन द शेड ऑफ द ट्री। अब ये ऑफ आ रहा है, देखो ये भी पोजीशन बता रहा है, लेकिन इसको फिगर से डिनोट नहीं कर सकते थे, ठीक है। नाउ आप लोग क्वेश्चंस लिख के छोड़ते जाओ, चंद्रवीर आप लोग क्वेश्चंस लिख के छोड़ते जाओ, क्लास के बाद करा दूंगी मैं सब। नेक्स्ट आओ, देखो ही इज स्लीपिंग इन द शेड, मैंने कहा शेड के अंदर नहीं घुस सकते हो, शेड में ही सोओगे बैठोगे, तो इन द शेड। ये ऑफ द ट्री का मतलब, जब हम पोजेशन दर्शाना चाहते हैं ना तो हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे राम्स बुक, राम एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहां पे आपको पोजेशन दिखाना है और एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि ऑफ क्या लगाता है, तो लिख दो शोज पोजेशन, अधिकार दर्शाता है। और इसको डिटेल में करना है तो आपको नाउन चैप्टर देखना होगा। इसलिए जहां कोई चीज पढ़े से या दूसरे चैप्टर में पढ़ाया जाता है वो मैं वहां लिख देती हूँ, उसको वहां उस चैप्टर में देख लेना। सी नाउन, और कहां पे, एंड, नाउन का जो आखिरी भाग है ना, एंड पार्ट ऑफ दी, यानी लास्ट पार्ट ऑफ दी चैप्टर नाउन। अब आओ आर्म चेयर। भाई चेयर सोचा तो आर्म चेयर भी तो वही है, लेकिन देखो यहाँ पे आर्म्स, जो आर्म्स होते हैं चेयर में ना, वो आप ऊपर आर्म्स होते हैं और नीचे बैठते हो फिर। इसका मतलब अगेन यहाँ पर भी कंफर्टेबली नहीं तो फिर भी इन जा रहे हो, इसलिए सिटिंग इन द आर्म चेयर। द चाइल्ड इज हाइडिंग, हाइडिंग का मतलब है छिपने की कोशिश कर रहा है, तो टेबल के ऊपर चढ़ के बैठेगा तो नहीं छिप पाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है कि टेबल के नीचे छुपेगा कोई। और कर्टेन का मतलब पर्दा होता है, तो
तो पर्दे के पीछे छुपेगा, यानी कि आप अपने आप समझ सकते हो कि कोई पोजीशन, कौन सा पोजीशन उसको हाइड करेगा। ट्रीज आर प्लांटेड, अब ऑन द रोड मत लगा देना, ये रोड है, ये रोड के इस साइड ट्रीज प्लांट होते हैं, इस साइड प्लांट होते हैं। तो देख रहे हो आप, इसका पोजीशन और रोड का पोजीशन क्या है, अलोंग द रोड, है ना। उसी तरह से हम अगर खड़े हैं तो आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड, लेकिन अगर कहेंगे वॉकिंग तो आप अगेन रोड में ऐसे वॉक करते हो, तो अलोंग द रोड वॉक करते हो, ऑन द रोड वॉक नहीं करते हो, अलोंग द रोड वॉक करते हो। बेबी सोया हुआ है, उसके ऊपर से मैंने कहा था लाइक अ ब्लैंकेट ढका हुआ हो, तो ओवर, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। आप देखो ये रिवर है, इसके ऊपर से ऐसे ब्रिज बना हुआ है, तो अगेन ओवर द रिवर। तो कई लोग पूछते हैं क्यों अलोंग नहीं हो सकता, आराम से चलेगा, सॉरी अक्रॉस नहीं हो सकता, आराम से अक्रॉस चलता। मैंने थोड़ा सा और उसको सेंटेंस को बढ़ा दिया ताकि समझो कि रिवर बह रही है और उसके ऊपर से ब्रिज बना है इस विलेज को इस विलेज से कनेक्ट करने के लिए, ताकि लोग यहां से वहां क्रॉस कर सके, जहां पे क्रॉस महसूस हो वहां प्रेपोजिशन अक्रॉस लगता है। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक। सेकंड में ऑन क्यों नहीं है, मैंने कहा जो चीज आप कंफर्टेबली थोड़ा अंदर चले जाते हो ना, वहां पे इन यूज करोगे। ठीक है, थर्ड में फर्स्ट ब्लैंक में बिलो, थर्ड में फर्स्ट ब्लैंक में बिलो अ ट्री नहीं करोगे, क्योंकि वो कोई मार्क या स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि पेड़ है, पेड़ के नीचे आपको वो महसूस होगा किसी चीज के नीचे है, तो अंडर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन।
नहीं, ट्रीज आर प्लांटेड बिसाइड द रोड इसलिए नहीं कहोगे नितिन, क्योंकि रोड कोई एक पर्टिकुलर स्पॉट नहीं है जिसके बगल में आपने ट्रीज को प्लांट कर दिया। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन क्लियर नहीं है सुशील और प्राची? जरा आप लिख दो, जो क्वेश्चन क्लियर नहीं है आप लिखो फिर आप। ठीक है, नहीं, स्लीपिंग एंड सिटिंग यहां तो वर्ब है चंदन, एडजेक्टिव कैसे कहोगे? ही इज स्लीपिंग यहां तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। प्रद्युम, आप अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो ना जो मैं मिटा चुकी हूं और आपको फिर से पूछना है तो एक बार फटाफट आप रफ टाइप कर दोगे ना तो मुझे याद आ जाएगा। अब आओ नेक्स्ट 12 नंबर में, ही एंटर्ड डैश द रूम। हम सोचते हैं एंटर, और मैम ने ये पढ़ाया है कि किसी चीज के अंदर जाते हैं तो इनटू लगाते हैं, बस फट से हम एंटर के साथ इनटू लगा देते हैं, ये गलत हो गया। एंटर का मतलब ही अंदर आना है, तो एंटर के साथ इनटू सुपरफ्लुअस होगा। इसका मतलब है कि एंटर का मतलब ही अंदर आना, इनटू का मतलब ही दिख रहा है अंदर आना, दोनों मिलके सुपरफ्लुअस हो गया ना, इसलिए एंटर के साथ इनटू मत लगाना क्योंकि ये सुपरफ्लुअस है। हाँ, एक कुआं है, उसके अंदर आप देख रहे हो इस लड़के को ऐसे जंप करते हुए, यहां पे बिल्कुल सही है, 13 बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अब मैंने एंटर ने एंट्री लगा दिया है भाई, जब नाउन बना रही हूं मैं तो उसके साथ फिर से अलग से देखना पड़ेगा कि क्या प्रेपोजिशन आता है। अब एक छोटा सा चीज और मैं बता दूं आपको, हेल्प करेगा। अगर हम ये सोचे ना कि वर्ब के बाद हम वो प्रेपोजिशन यूज करें जो हिंदी में यूज करते हैं, दो क्वेश्चंस में बताती हूं आपको, दो सेंटेंसेस। ये सोचते हैं अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, तो हमला करना इज अटैक। अब देखो अटैक नाउन और वर्ब दोनों है, ध्यान रखना। मैंने कहा अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, तो कह देते हैं अमेरिका अटैक्ड ऑन इराक, ये गलत है क्योंकि अटैक वर्ब है, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन चेक करिए आएगा कि नहीं, ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसलिए सीधा होगा अमेरिका अटैक्ड इराक बस। लेकिन अगर मैं इस अटैक को नाउन के रूप में लगा दूं ना, तो देखना, ध्यान रखना, मोटा मोटी ये चीजें आपको काम आएगी कि प्रपोजिशन वो चल जाता है जो हिंदी का ट्रांसलेशन होता है। जैसे अमेरिका मेड एन अटैक, अब देखो अटैक यहाँ पे नाउन है क्योंकि मेड यहाँ पे वर्ब है, और नाउन का पहचान है कि उसके साथ आर्टिकल आता है। अमेरिका मेड एन अटैक ऑन इराक, यहाँ पे सही है क्योंकि वही पर हमला, तो मेड एन अटैक ऑन इराक। देख रहे हो, इसका मतलब है कि अगर हम नाउन का केस ले लेना तो हम जो हिंदी में प्रेपोजिशन सोचते हैं ना, इंग्लिश में मैक्सिमम टाइम पे सही हो जाता है, लेकिन वर्ब में गलत हो जाएगा। अब जैसे मैं कहूँ इस रूम में एंट्री मना है, तो एंट्री इज नाउन, तो इस रूम के अंदर एंट्री मना है, तो एंट्री इनटू दिस रूम, ये बिल्कुल चलेगा। लेकिन यही एंट्री का वर्ब है एंटर, इसके साथ इनटू मत लगा देना, यानी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन रट्टा मारना पड़ेगा, नाउन के साथ हिंदी वाला चलेगा। ठीक है, हाँ, क्या पूछ रहे हो? ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, है ना। अब सुनो, मॉडर्न इंग्लिश में चल जाएगा सुमन, लेकिन आपको मॉडर्न इंग्लिश नहीं पढ़ना, मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कुछ चलता है। आप अगर स्पोकन करोगे ना, मैं सिर्फ यही देखूंगी प्रॉपर एक्सेंट है कि नहीं, आपका प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं, आपका मदर टंग तो नहीं आ रहा है, और टेंस वेंस तो ठीक ठाक है ना, बाकी बहुत कुछ चलता है। लेकिन रिटन इंग्लिश पढ़ रहे हो आप। ही वॉक्ड अलोंग द रोड होगा प्रंजल, इसका रीजन क्या है कि रोड ऐसे है और आप उसके ऊपर ऐसे चल रहे हो, सोच रहे हो आप ऐसे चल रहे हो, तो ऐसे का मोशन तो अलोंग था ना, ऑन कैसे होगा, कोई चीज उसके ऊपर रखा हुआ थोड़ी है। बाकी 12 में इन कुछ भी नहीं होगा, एंटर्ड का मतलब हो गया के अंदर आना, और इन का मतलब ही के अंदर होता है, तो इसीलिए एंटर के साथ दोनों ही रॉन्ग हो जाएगा। अब 15 में आओ, क्या कहना चाह रहा है? अलायंस यानी कि एक, जैसे देखते हो
पॉलिटिकल पार्टी से एक अलायंस बनाती है। अब मान लो मैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो रहे हैं, पैक्ट में शामिल हो रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट हो, देशों के बीच में जो समझौते होते हैं वो भी पैक्ट के वर्ड यूज करते हैं वहां पे। तो यहाँ पे समझौता में आना, किसी समझौते में आना, किसी चीज के अंदर प्रवेश करने की बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे एंटर इनटू बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। यानी किसी तरह का समझौता, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी बनना इज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां कहीं अंदर आने की बात नहीं है। अब देखो मैंने कहा था सुरंग से ट्रेन गुजर रही है, तो पास्ट थ्रू, आराम से चला। 18 में आओ। एक महिला बहुत अधिक दर्द सहती है जब वो एक बच्चे को डिलीवर करती है, तो यानी आपको महसूस हो रहा है दर्द से होके गुजरना, यहां पर भी आप लगाओगे स्पेलिंग, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट। एक सेकेंड। एक्सक्रूशिएटिंग पेन, CIA होगा, ठीक है। एक्सक्रूशिएटिंग पेन का मतलब होता है वेरी पेनफुल, ठीक है, बहुत अधिक। When she delivers a child, यानी यहां पर भी आप थ्रू लगाओगे। देखो मैंने कहा था कोई हालात हो, कोई चीज हो, उसके अंदर से होके गुजरना इज थ्रू। अब आओ 19 में, देखते हो मूवीज में कहते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, देख रहे हो, यहां पे इसका कोई लॉजिक नहीं है। जिस व्यक्ति का अभी ट्रायल चल रहा है और वो जेल में बंद है, तो उनको UT में रखा जाता है, यानी अंडर ट्रायल में रखा जाता है, यानी कि वो अंडर ट्रायल होते हैं, अभी वो कन्विक्टेड नहीं हुए हैं। और डॉक्टर्स को देखते हो, कोई पेशेंट का हाल कैसा है तो कहते हैं कि अभी कुछ नहीं कह सकते, ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी उस पर नजर रखे हुए। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, ये फिक्स्ड वाले में आ जाते हैं। देखो पुलिस कहती है सिचुएशन टेंस है लेकिन अंडर कंट्रोल है, यानी कि अभी काबू में है, काबू से बाहर नहीं हुआ है। अगर काबू से बाहर हो जाए तो कहेंगे आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। यानी देखो के अंदर है, अंडर कंट्रोल, आप अरेस्ट हो चुके हो तो अंडर अरेस्ट, ऑब्जर्वेशन के अंदर है तो अंडर ऑब्जर्वेशन, और अभी ट्रायल चल ही रहा है यानी ट्रायल में है तो अंडर ट्रायल। अब आओ देखो, ही स्लेप्ट, शी स्लेप्ट, शी सैट, ठीक है, शी जम्प्ड, व्हाटएवर आप कर रहे हो, आप किसी गाड़ी के अंदर कर रहे हो ना, अगर अंदर कर रहे हो तो इन द कार हो गया, कार के ऊपर कर रहे हो तो अपॉन द कार हो जाएगा, ऑन द कार होगा। मैं दूसरी चीज बताना चाह रही हूं, मैं कह रही हूं किसी गाड़ी के अंदर सो रहे हो या शी सैट लगा दूं मैं बैठे हुए हो तो आप इन द कार हो, लेकिन अगर आपका मूवमेंट दर्शाया जा रहा है, यानी आपकी जर्नी दर्शाई जा रही है, शी वेंट, शी गोस, शी केम, यानी वर्ब ऑफ मोशन लगा दोगे ना, तो कार, बस, ट्रेन, एयर, रोड वगैरह के साथ बाई लगेगा। यानी क्या बताना चाह रही हूं मैं आपको 22 में ये बताना चाह रही हूं कि कोई भी वर्ब जो मोशन दर्शाए, जैसे मैंने कहा गो, कम, ट्रैवल, वर्ब ऑफ मोशन के साथ बाई आएगा, उसके बाद व्हीकल लगाना। और ध्यान रखना यहाँ पे, अगर हम सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बता रहे हैं ना तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे, आर्टिकल लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि कोई पर्टिकुलर व्हीकल की बात हो रही है, ठीक है, किसी एक व्हीकल की बात हो रही है। अब आओ, शी वेंट, अगेन वही, शी वेंट, शी गोज, शी कम्स,
शी ट्रेवल्स ऑन फुट, और शैंक्स पॉनी दोनों का मतलब होता है पैदल, इसलिए यहां दिखा देना अगेन वर्ब ऑफ मोशन प्लस ऑन, और ऑन फुट और शैंक्स पॉनी इन दोनों का मतलब होता है पैदल। शी कम्स ऑन शैंक्स पॉनी, इसका मतलब पैदल, पॉनी का मतलब घोड़े का बच्चा होता है, और शैंक्स जो पार्ट है ना वो पार्ट है आपके घुटने के नीचे वाला और पीछे का मांसल भाग, तो इसीलिए दिखाया जा रहा है कि पैदल पैर पर ही आप घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी है ना। इन ऑब्जर्वेशन नहीं होता, अंडर ऑब्जर्वेशन होगा। हिंदी डिस्क्रिप्टिव बैच बिल्कुल सफिशिएंट है, और हिंदी और मैम कंटेंट भी अपलोड करने के लिए, कंटेंट देख लो उनका जितना पढ़ाया जा चुका है उसका कंटेंट अपलोड करा दो किसी स्टूडेंट से लेके। अंडर कंट्रोल करो ऐश्वर्या, इन कंट्रोल वर्ड मत लगाओ। ट्वेंटी 23 हुआ ना अभी, लास्ट 23 था ना, चलो 24 में आओ।
ही इज अंडर ट्रायल होता है मनीष। द रीजन इज अंडर ट्रायल होता है जिसकी अभी केस चल ही रहा है। इसे तुम देखोगे ना, आप कभी भी किसी पुलिस से बात करोगे ना तो लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, जानते हो, यूटी बोलते हैं उनको। यूटी का मतलब होता है अंडर ट्रायल है, वो कन्विक्ट नहीं है अभी, ठीक है। अलोंग द रिवर, अब बताओ ब्रिज को अलोंग द रिवर बना के तुम क्या कर लोगे? जब तक उसको आप ओवर नहीं बनाओगे, क्रॉस नहीं बनाओगे, तो किनारे किनारे रिवर के थोड़ी चलना है आपको उस पर। ऐश्वर्या, अगर आप मेरा पुराना बैच 1 मई वाले बैच को देखोगे तो ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पुराना ही बैच खरीद लो, उसमें सारे जितने भी चैप्टर्स वो पड़े हुए हैं, आप उनको भी कर लेना। अब आओ 24। आई सॉ, अब देखो मैंने जो कहा था ना कि यूटी बोलते हैं अंडर ट्रायल, फिक्स्ड है, अंडर ट्रायल, अंडर ऑब्जर्वेशन। उसी तरह से आप फ्रेजल वर्ब भी फिक्स्ड होता है। सी का सेकेंड फॉर्म सो है। सी थ्रू का मतलब होता है भांप जाना या समझ जाना। इसीलिए देखो मैं बीच में एक फ्रेजल वर्ब भी डाल रही हूं ताकि आप समझो। सी थ्रू का मतलब ना सी है ना थ्रू है, दोनों में से कोई भी मीनिंग नहीं है। इसका मतलब है टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन कैसे आया था पता है? एक क्वेश्चन और आया था, देयर वाज नो प्रूफ अगेंस्ट हिम बट द जज लुक्ड डैश हिम एंड फाउंड हिम गिल्टी। अब लुक डैश हिम एंड फाउंड हिम गिल्टी, कोई गवाह कोई सबूत नहीं था उसके खिलाफ, तो फिर जज ने क्या किया? लुक्ड थ्रू हिम। लुक थ्रू का मतलब होता है समझ जाना। जज उसे समझ गया और पाया कि वो गिल्टी है, इसलिए सी थ्रू का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। गो थ्रू का मतलब पढ़ना, इसलिए गो थ्रू का मतलब होता है टू रीड। इसका 3 मीनिंग लिखना, टू रीड, पोर ओवर एंड पेर्यूज। ये 3 मीनिंग लिखना, टू रीड, पोर ओवर एंड पेर्यूज। जनरली पोर ओवर वर्ड हम तब यूज करते हैं जब कुछ चीज थोड़ा सीरियसली पढ़ना हो आपको। जब सीरियसली पढ़ने की बात होती है ना, तब पोर ओवर वर्ड यूज करते हैं हम लोग। इसलिए ध्यान रखना, ये जो वर्ड पोर ओवर है और सी थ्रू, गो थ्रू है, दोनों को ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, लेकिन कैजुअली तो गो थ्रू होता है, सीरियसली हो तो पोर ओवर। और ऐसे किसी को इंस्ट्रक्शन हम नहीं दे सकते, जज हो और बड़े ऑफिसर्स हो, तो उनको हम सीधा खाली यही लिखते हैं, आई एम एनेक्सिंग द डॉक्यूमेंट्स। क्या कहा मैंने? आई एम एनेक्सिंग द डॉक्यूमेंट्स या आई एम अटैचिंग द डॉक्यूमेंट्स फॉर योर काइंड पेर्यूसल। देखो पेर्यूज से बना हुआ वर्ब से बना हुआ नाउन है पेर्यूसल, है ना, यानी कि आपके पढ़ने के लिए। यानी मैं किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती हूं कि तुम ये पढ़ो, बल्कि मैं सिर्फ कह सकती हूं कि आपके पढ़ने के लिए मैंने ये अटैच कर दिया। तो देखो ये 3 मीनिंग है इसका। अब आओ 26, फिर चलो वापस। मैंने जो कहा था ही वेंट बाय कार, देखो कार हो या बस हो या ट्रेन हो या फ्लाइट हो, उसके अंदर बैठते हो आप लोग, है ना, अंदर बैठते हो तो बाय हुआ। विच यू सिट इनसाइड, बाय। लेकिन जब स्कूटर हो या साइकिल हो, उसके ऊपर माउंट करके बैठते हो, उसके ऊपर सवार होके बैठते हो, तब ऑन होता है, ठीक है। यानी इफ यू सिट इनसाइड, बाय। इफ यू माउंट, यहीं चढ़ के बैठना, अपॉन, तो ऑन। इसीलिए ही गोज ऑन बाइक, ऑन साइकिल,
ऑन स्कूटर, किसी चीज के ऊपर चढ़ के बैठना ऑन, किसी चीज के अंदर बैठना बाई। ओके, विजय का देख लो, विजय का रिक्वेस्ट नोट डाउन कर लो। ही इज स्लीपिंग इन द शेड ऑफ द ट्री होगा प्रद्युम्न। क्यों? क्योंकि शेड में सोए हो ना, और शेड किसका है? ट्री का, यानी उसका, का मतलब पोजेशन, किसी चीज का पोजेशन दर्शाते हैं तो ऑफ लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, आई गो कहां? डेस्टिनेशन है ऑफिस, टू, टूवर्ड्स नहीं कहा मैंने, डेस्टिनेशन है ऑफिस। अब होम में आओ, होम को बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा आपको। ये पहला कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन में हम आने जा रहे हैं। अब आओ, सबसे पहले होम क्या है? आपको पता है ना होम और हाउस के बीच में डिफरेंस? आपके दिल्ली में कहीं पर भी, जहां पर भी आप हो, आपके 3 मकान 4 मकान हो सकते हैं, तो मैं कहूंगी आई हैव 4 हाउसेस इन दिल्ली, लेकिन आपका घर तो एक ही होगा। घर कौन है? जहां पे आप अपने परिवार के साथ रहते हो ना, वो होम है। डिफरेंस है हाउस और होम के बीच में यही। आपके हाउसेस मल्टीपल हो सकते हैं, आपका होम तो एक ही होगा। ठीक है, दूसरा, होम का इस्तेमाल हम नाउन के रूप में भी करते हैं और होम का इस्तेमाल हम एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन यूज होता है नाउन और प्रोनाउन का संबंध, यानी पोजीशन बताने के लिए किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के संदर्भ में। अब जैसे मैं कह रही हूं आई, आई मतलब प्रोनाउन हुआ, और मैं घर पर हूं, इसका मतलब ये जो होम है ये एक नाउन है, ये इस मकान की बात हो रही है, नाउन हो गया, और मैं इसके अंदर हूं, इसमें हूं, मेरा एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है, यानी ये मैं हूं और ये मेरा होम है। यहां पे जो होम है ना, ये नाउन है, इस नाउन का संबंध इस प्रोनाउन से बताया जा रहा है। यहां पे प्रेपोजिशन फिक्स्ड है एट। आई एम एट होम, आई एम एट माई डेस्क नाउ। लेकिन कहोगे तो इसका मतलब एग्जैक्ट, अगर मैं ऑफिस में हूं तो आई एम एट ऑफिस, नहीं, आई एम इन माई ऑफिस होगा। इसलिए मैंने कह दिया आपको फिक्स्ड है आई एम एट होम, लेकिन आई एम इन माई ऑफिस होगा। इसलिए आप 34 के बाद एक 35 में लिख लेना, आई एम इन ऑफिस, एट ऑफिस नहीं, इन ऑफिस नाउ। ठीक है, इसलिए इस होम को कंफ्यूज मत करना। मैंने होम के साथ एट लगाया है, ध्यान से देखो। अब आओ यहां पे 29 में, यहां जानते हो यहां पे सॉरी, आप चाहो तो आप खाली होम ही लिख लो, कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन मैं होम पढ़ा रही थी, वहां पे होम लगाना भूल गई मैं। देखो यहां पे आई एम डैश होम बाय 7 PM। अब यहां पे ये जो होम है ना, ये नाउन नहीं है, ये होम नहीं है। इसका मतलब होता है आई एम होम बाय 7 PM, यहां कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। द रीजन इज ये होम यहां पे एडवर्ब का काम कर रहा है। द रीजन इज मैं कहना चाह रही हूं कि 7 बजे तक मैं वापस आ चुकी होती हूं, और वापस कहां जाते हो आप? घर जाओगे ना, है ना? इसका मतलब यहां पे होम इज नॉट दैट हाउस, इट मीन्स द रिटर्निंग ऑफ अ पर्सन, कहां? टू द प्लेस जहां उसे होना चाहिए। तो आई एम होम बाय 7 PM, यहां पे कुछ मत लगाना, ठीक है? यहां पे दिखाना होम इज एन एडवर्ब, और यहां पे मीनिंग लिख लेना
इसका मीनिंग है, मीन्स। इसका ये मीनिंग निकल रहा है। यहां पे होम एडवर्ब है। और यहीं पर एक बात और ध्यान रख लो कि हम प्रेपोजिशन एडवर्ब के साथ नहीं लगाते, ठीक है, इसे लिख लो। प्रेपोजिशन का प्रयोग एडवर्ब के साथ नहीं होता। We do not use preposition with adverbs. Next आओ, I went again, राम का घर या उसका घर, ये दोनों देखा जाए तो possessive adjective है और ये noun का भी possession शो कर रहा है, यानी यहां दोनों showing possession, अधिकार दर्शा रहा है। राम का घर, उसका घर। I went to, यहां पे to आएगा। 3 चीजें पढ़ाई मैंने आपको। एट होम, जब होम नाउन है तो। यहां पर भी देखा जाए तो मैं होम का मतलब क्या बता रही हूं, ये देखो, ये तो नाउन है ना, और कहीं पर जा रहे हो तो याद है ना, मैंने बताया था कि ये डेस्टिनेशन है। ये किसका डेस्टिनेशन है? ये राम का घर है, ठीक है, ये आपका डेस्टिनेशन है। और जा रहे हो तो टू लगेगा, है ना। सो होम का ये 3 सेंटेंसेस ध्यान रखना, बहुत आसान चीज है, लेकिन ये जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। होम जब नाउन है तो प्रेपोजिशन लेगा। होम अगर एडवर्ब है तो ऐसे भी एडवर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट आओ, द पार्क इज नियर टू द स्टेशन, बिल्कुल गलत होगा। द पार्क इज नेक्स्ट टू द स्टेशन, बिल्कुल सही होगा। नियर के साथ टू नहीं आता है, नेक्स्ट के साथ टू आता है, ठीक है, काट देना, नियर टू लिख के काट देना और नेक्स्ट टू दिखाना बिल्कुल सही है। विपिन, एडवर्ब आपका पढ़ा के मैं गई हूं, है ना। पैरलिज्म के पहले एडवर्ब खत्म कराया था, पढ़ो चैप्टर पहले। यहां अगर होम की बात करोगे कैसे पहचाने, तो यहां पे ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। यहां पे आपको समझ सकते हो कि ये होम जो है घर मकान है, उस मकान में हूं मैं अभी, और ये राम का मकान है जहां मैं जा रही हूं। क्या कहा? नियर के साथ टू नहीं लगता है, नेक्स्ट के साथ टू लगता है। अब देखो यहाँ पे ये जो लायन है, ये बफलोस के हर्ड यानी कि उसके झुंड की तरफ दौड़ेगा ना। देखो वो कूदेगा और अटैक करके मारेगा तो एक ही को, लेकिन दौड़ा किसके तरफ? हर्ड ऑफ बफलोस के तरफ। रन टूवर्ड्स, ये उसका डेस्टिनेशन नहीं है, उसका डायरेक्शन है। लेकिन किसी एक डियर पर जंप्ड अपॉन, याद है ना, किसी चीज के ऊपर ऐसे कूदते हो तो जंप्ड अपॉन। देखो पायल, एक बात अच्छे से जानना, राहुल, मैं अभी बताती हूं आपको, एक बात अच्छे से जानना कि प्रेपोजिशन और आर्टिकल जो है ना, ये 2 ऐसे चैप्टर है जहां पे फिक्स प्रेपोजिशन में अगर आप पूछोगे मैम क्यों है, उसका कोई जवाब नहीं। पूरा ग्रामर में हर जगह पे कहीं भी किसी भी रूल में आप पूछोगे क्यों है, तो मैं आपको रूल नहीं बताऊंगी, मैं आपको उसके पीछे लॉजिक पूरा समझा दूंगी क्यों है ऐसा। लेकिन अगर आप प्रेपोजिशन में पूछोगे, वही खाली फिक्स प्रेपोजिशन के केस में, और आर्टिकल में कि माउंट एवरेस्ट के साथ क्यों नहीं है, हिमालयास के साथ क्यों है आर्टिकल द, वहां पे भी लॉजिक नहीं चलता। ये 2 जगहों पे आपको किसी भाषा को भाषा की तरह पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब जगह तो लॉजिक चलता है। राहुल, एक तो प्रोनाउंसिएशन सही करने का तरीका है कि आप न्यूज़ चैनल्स देखो, जो इंडिया के न्यूज़ चैनल्स है ना, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स हो गए, जैसे NDTV हो गया, टाइम्स नाउ हो गया, उनका बहुत अच्छा एक्सेंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है और इंडिया के हिसाब से होता है। वो वेस्टर्न प्रोनाउंसिएशन यूज़ नहीं करते हैं।
इसीलिए एक तो आपका मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा उसमें, यानी किसी क्षेत्र या रीजन का असर नहीं दिखेगा, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट बहुत अच्छा होगा। एक तो वो, दूसरी बात है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी डाउनलोड करने मैंने कहा था आप लोग को, उसमें आप पाओगे कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन में अटकते हो ना, तो उसमें एक साउंड बॉक्स की तरह बना हुआ है। अगर आप ऑनलाइन होते हो तो आप नेट चालू रहता है आपका, तो अगर आप उसमें क्लिक करोगे तो उसमें वो उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बता देगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक करने में हेल्प करेगा। अदरवाइज इंग्लिश बहुत अनफिनेटिक लैंग्वेज है, यहाँ पे लेटर्स कुछ और है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, इसीलिए सुन सुन के आपको सीखना पड़ेगा। 31st में नियर बाय द स्टेशन, तब आप नियर के साथ बाय एक साथ लगाओगे, नियर बाय कंप्लीट वन वर्ड, फिर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लगाऊंगी, फिर नियर बाय लगाऊंगी। नियर बाय चलेगा लेकिन दोनों जुड़ा हुआ होना चाहिए।
मिथिलेश, वर्ड्स याद करने का देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है ना, मैं आपको रूट से इसलिए कराती हूँ कि रूट से आपको वर्ड्स काफी याद रह जाता है, वरना बाकी शब्दों को आप याद करिए वो भूलोगे ही। कुछ लोग बहुत फनी तरीके से भी करवाते हैं, बहुत कुछ कराएंगे, मजा आएगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आपको वही याद रहता है जो याद करोगे, भूलोगे, फिर याद करो, फिर भूलो, और वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर होता रहता है। आप सोचते हो ना स्टोर नहीं होता है, आप देखोगे जिस वर्ड को आप याद किए हो, अगर वो असाइनमेंट में कहीं मिल जाए ना तो उसका रफ आइडिया लग जाता है आपको उसका मीनिंग क्या होगा। इसीलिए जितना आपके हाथ में वो करो, आप सिर्फ याद करो, भूलोगे रिवाइज करो, भूलोगे, बस ऐसे ही तरीका और कुछ नहीं। बाकी जितना भी तरीके से समझा के कराया जा सकता है रूट से और कोई एग्जाम्पल्स देके, वो सब मैं करा रही हूँ आपको। चलिए अब बस लास्ट पोर्शन में आ जाओ अभी फिलहाल, तो अभी आज तक के लिए। ऐसे ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ध्यान रखना। दिल्ली इज सिचुएटेड, एक तो देखो बैंक ऑफ यमुना, देखो ना पोजेशन बता रहा है, ये यमुना है और ये इसका बैंक है, बैंक मतलब किनारा होता है, तो यमुना का किनारा देखो ऑफ पोजेशन बता रहा है, और दिल्ली यहां पर है, इसका मतलब है उसके ऊपर है, सिचुएटेड ऑन, बैंक पर है, ऑन द बैंक ऑफ यमुना। रेनी सीजन में रिवर क्या करता है, अबव द डेंजर लेवल फ्लो करता है। मैंने कहा था कोई मार्क स्टैंडर्ड या लेवल के ऊपर तो अबव, और रेनी सीजन खत्म होने के बाद समर सीजन लिखो तो बिलो द डेंजर लेवल हो जाएगा। अब देखो ब्रिक्स ऐसे रखे होते हैं कि आप देखोगे जब स्नेक हाइड करता है तो इसी के नीचे बिल बनाता है, बिल बना के यहाँ छिपा रहता है ना, तो लगता है जैसे किसी चीज के नीचे एकदम सटा हुआ है, दबा हुआ है, तो बीनीथ और अंडरनीथ वाला पोजीशन आपको महसूस होगा, है ना। ब्रिक्स के नीचे वो बना लेते हैं छोटा सा बिल टाइप का और उसमें घुस जाते हैं। वर्किंग एज ए पियोन इज बिलो हिज डिग्निटी, बिलो मैंने बताया था के नीचे, यानी उसकी डिग्निटी, उसके सम्मान के नीचे है, यानी कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हो जो काम आपके एजुकेशन को सूट नहीं कर रहा है तो कहोगे इट्स बिलो माय डिग्निटी, है ना। एंड अगर मैं रैंक की बात करूं, कोई गवर्नमेंट जॉब है हम दोनों का, तो अगर आप पूछोगे कि वो भी तो उसी डिपार्टमेंट में है, तो मैं कहूंगी उसका पे स्केल क्या है। अगर उसका पे स्केल देख लिया तो मैं कहूंगी ही इज बिलो मी इन रैंक। क्यों? क्योंकि मेरा पे स्केल ज्यादा है तो रैंक में वो मेरे से नीचे हुआ ना। लेकिन मान लो अगर मैं HOD हूं, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं, तो कोई भी व्यक्ति अगर मेरे डिपार्टमेंट में काम करेगा तो मेरे अंडर में काम करेगा ना। देखो ध्यान से, आप कहीं और है, ये कहीं और है, ये किसी और पे स्केल पे है, ये किसी और पे स्केल पे है। जिसका पे स्केल ज्यादा होगा वो रैंक में ऊपर होगा। लेकिन आप कहीं काम कर रहे हो, आपके ऊपर या आपके नीचे कोई काम कर रहा है, तो अंडर मी एंड अबव मी ये हो जाता है, तो ही वर्क्स अंडर मी। आई एम द HOD, तभी मैंने कहा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं, तो मेरे नीचे काम करता है। अब अगर आप कहोगे नहीं मेरे साथ काम करता है, तो ही वर्क्स विथ मी भी तो चलेगा, है ना। अब आओ, यही देखो बॉक्स जो बनाया था मैंने कि इंडिया है ये और श्रीलंका अंदर है, इन द नॉर्थ, लेकिन चाइना इंडिया के बाहर है, तो टू द नॉर्थ। अभी अभी पेंट हुआ है वॉल, इसलिए उस पे टेक लगा के खड़े मत हो। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, लीन का मतलब होता है झुकना, तो वॉल की तरफ झुक के खड़े मत हो। अभी अभी पेंट हुआ है, लेकिन अगेंस्ट का मतलब एक और भी तो होता है, के विरुद्ध, वही मैंने लिखा यहाँ पे। और एक और टर्म है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो लोन जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको मिलता है। आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हो अपना बैंक को, और बैंक उस पर लोन देती है आपको, ठीक है, तो वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है। इसलिए ये भी टर्म है, याद रखना। जैसे मैंने कहा अंडर ट्रायल है, वैसे इसमें भी है। चलो अभी ग्रामर आज के लिए इतना ही। वो क्या आपका शीट देखो कहाँ तक कराया था मैंने,
शीट नंबर और वोकैब। दिखाओ कहाँ तक हुआ था। हाँ, आज हम लोग 20th करेंगे। क्या कहा? अभी काफी कुछ बाकी है, रुको। ही वर्क्स फॉर मी भी चलेगा, जो आप समझा रहे हो ना सुमित। मैंने कहा जो भी मीनिंग निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। 19th में 30 नंबर से क्या बात कर रहे हो? देखो तो 19th में मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था, एक बार चेक करो। नाइनटीन्थ में मैंने पूरा शीट कंप्लीट करा दिया था ना, देखो एक बार चेक कर लो। उसके बाद शुरू करेंगे 20th। क्या बोल रहे हो? द स्नेक इज हाइडिंग बिहाइंड द ब्रिक्स, ये भी चलेगा, जो कह रहे हो सही है। By this time tomorrow I shall have reached my home. I shall have reached home लगाओ ना, my लगाने की जरूरत ही नहीं इसमें। By this time tomorrow I shall have reached home लगाओ। अच्छा, हाँ उसके पहले अच्छा 9 to 29 कराया था, ठीक है ठीक है। चलो मैंने सारा प्रोफेशन खत्म कर दिया ना, ओके। अब आओ दिव्या का देखो प्रॉब्लम क्या है, उसको जरा सॉर्ट आउट करो। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सारा प्रोफेशन कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग आ रहे हैं 30th से। 30 देखो एक कहावत है, वो पहले पूरा कहावत लिख लो। ये लिखो, एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। ध्यान रखो, जॉन्डिस्ड आई मतलब इसका हिंदी क्या हुआ पूरा का? इसका पूरा का हिंदी है सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अब ये ना सावन से मतलब है ना हरे से मतलब, याद रखना ईडियम में एक एक शब्द का मीनिंग नहीं होता। इसका कंप्लीट मीनिंग है कि आप जैसे मानसिकता के साथ कोई चीज देखना चाहते हो ना, आपको वैसा ही दिखता है। कभी कभी आपको लगता है नहीं ये बदमाश है, तो आप मान के चलते हो ये बदमाश ही है, ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब जैसे मैंने आर्टिकल 15 देखा था, आई वॉज रियली शॉक्ड टू सी दैट मूवी। बहुत अजीब कहानी थी उसकी, मतलब सोच नहीं सकते हैं अभी भी वैसी चीजें होती हैं इंडिया में। तो उसमें 2-3 बार एक ही डायलॉग था कि सर ऐसे ही लोग हैं, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट, दैट इज प्रेजुडिस्ड माइंड, यानी पहले से ही आप तय कर लेते हो कि आप ऐसे ही होना चाहिए। जज से बना है जुडिस्ट, प्री मतलब पहले से ही जज किया हुआ माइंड कि ये छोटे लोग हैं, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। कई बार वो डायलॉग बोला है। और उसमें क्या था? तो उसमें 2-3 लड़कियों के साथ बहुत बुरी तरह से बलात्कार था। तो वो जो वर्ड है ना, वो बताता है कि हमारे समाज का देयर इज अ क्लास इन अवर सोसाइटी दैट हैज जॉन्डिस्ड आई, दैट मीन्स प्रेजुडिस्ड माइंड। पहले से ही जज्ड माइंड है, ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आओ, कीप द पॉट बॉइलिंग। अगर आप कोई खाना नहीं होता था, पहले जानते थे लोगों के पास, तो लोग क्या करते थे ना,
बच्चों को सांत्वना देने के लिए कि बच्चा इंतजार कर करके थक के सो जाए, वो क्या करते थे ना, लकड़ी उकड़ी को जला के पॉट को ही बॉईल करना शुरू कर देते पानी को। तो इससे क्या होता था, बच्चों को लगता था खाना बन रहा है, यानी कि एक मोमेंटम सा बना हुआ है कि हाँ खाना तीनों टाइम बनेगा, तो पॉट को बॉईल कर रहे हैं। तो कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब लिखो, यानी ब्रिस्क मतलब होता है तेजी, मोमेंटम मतलब चाल, कोई भी चीज है वो चलता रहे उसी तरह से उसकी लय बनी रहे, दैट इज टू कीप द पॉट बॉइलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आओ, लाफ इन वन स्लीव्स। देखते हो कभी कभी आपको हंसी आ रही होती है, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि अगला हर्ट हो या अगला मेरी शक्ल देखे। जैसे क्लासरूम में भी टीचर्स से बचने के लिए क्या करते हैं ना, हाथ अपने जो स्लीव्स है, इसको स्लीव्स कहते हैं, इसमें ऐसे मुंह ढक के आप हंसते हो, यानी कि आप एंजॉय या रिजॉइस करना चाह रहे हो, लेकिन सीक्रेटली अगले को पता ना चले। टू लाफ इन वन स्लीव्स का मतलब हुआ टू रिजॉइस सीक्रेटली, यानी आप हंस रहे हो, मजे ले रहे हो, लेकिन चुपचाप सीक्रेटली, किसी को पता ना चले। ठीक है, लायंस शेर, कहानी है कि एक बार शिकार हुआ, तो लायन ने कहा कि देखो भाई मैं तो राजा हूं, जो बड़ा वाला हिस्सा है वो तो मेरा है। इसका मतलब लायन शेर का मतलब क्या हुआ, जो बड़ा हिस्सा होता है, द बिगेस्ट पार्ट, ठीक है, ऑफ द लूट हो गया, ऑफ द प्रॉफिट हो गया, ऑफ एनीथिंग, जो भी अच्छी चीज है ना, उसका बड़ा वाला भाग। सो लायन शेयर हुआ द बिगेस्ट पार्ट और शेयर ऑफ एनीथिंग डिजायरेबल। ये नहीं कि कोई परेशानी है तो लायन अपने ऊपर बड़ा वाला भाग ले लेगा, या कोई कर्ज है वो ले लेगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आओ, लैटिन एंड ग्रीक। खुद सोचो, लैटिन एंड ग्रीक, भाई हमारे लिए तो बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज है, ना लैटिन आता है ना ग्रीक आता है। इसलिए कभी कभी किसी की बात समझ में ना आए, उसका भाषण समझ में नहीं आया, लिखा हुआ समझ में नहीं आया, तो मैं कहूंगी इट लुक्स या ही साउंड्स लैटिन एंड ग्रीक टू मी। इसका मतलब है समझ में नहीं आ रहा है, नॉट अंडरस्टैंडेबल। कई बार एक वर्ड आता है जो आप नहीं जानते हो तो मुश्किल हो जाता है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मीनिंग सेम है, जो समझ में ना आए। नॉट अंडरस्टैंडेबल या इनकॉम्प्रिहेंसिबल। क्या बता दूं मयंक, आपका क्या था क्वेश्चन? मैंने आपको किस पोर्शन पे आप फोकस करोगे? मैं प्री में तो आपको वोकैब में भी फोकस करना पड़ेगा। 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम, 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग मिस्टेक भी आ जाता है 3, यानी 25 के लगभग तो आपका वोकैबलरी भी है। इसीलिए आपको ओवरऑल पूरा कंप्लीट फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आओ, लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। एक कहानी है कि एक बार एक ट्रेडर कैमल के ऊपर सामान रखता जा रहा था, लदाता गया लदाता गया लदाता गया। लास्ट में सबने कहा बस करो नहीं तो कैमल का पीठ टूट जाएगा, लेकिन वो लदाता गया। लास्ट में क्या हुआ, उसका एक तिनका पड़ा हुआ था नीचे, उसको उठा के जैसे उसने ऊपर रखा, बस कैमल का पीठ टूट गया। यानी वो आखिरी कील, जिसको हम कहते हैं ना हिंदी में ताबूत की आखिरी कील, वो है लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। इसलिए हिंदी में लिख लेना, ताबूत पर आखिरी कील।
इसका मतलब लिखना यानी बाकी सारी चीजें जो थी वो तो अनडिजायरेबल थी ही, लेकिन जिससे बवाल मच गया और जिसके बाद लोग भड़क गए तो उसको आप कहोगे ना लास्ट स्ट्रॉ। मैं क्या पूछ रहे हो विपिन? विपिन का क्वेश्चन क्या था? चलो नेक्स्ट आओ, मिडास टच। एक राजा की कहानी है, तभी तो मैंने कहा ना वोकैबुलरी याद करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं आपको सारा कहानी में बता देती हूँ। वो हमेशा उसका क्या था ना, वो उसको सोना बहुत पसंद था, तो उसे जब कहा गया ठीक है वरदान मांगो, क्या मांगते हो, उसने कहा मैं जिसको छूऊं वो सोना बन जाए। तो उसके बाद वो जिस चीज को छुए सब सोना बन जाए, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, उसने गलती से अपनी बेटी को छू दिया और बेटी भी सोना बन गई। लेकिन हम कहानी वहां तक नहीं पहुंचेंगे, हम ये यहां तक पहुंचेंगे कि जिस चीज को भी कोई छूता है, अगर कोई व्यक्ति जिस बिजनेस को हाथ लगाया वो बहुत पैसा दे दिया, जैसे कह लोगे आप मुकेश अंबानी का है ना, ही हैज मिडास टच। जिस बिजनेस में हाथ लगाता है उसमें उसे बहुत कमाई होती है। तो मिडास टच का मीनिंग लिखो। हो गया। नेक्स्ट आओ, मेयर्स नेस्ट। मेयर मतलब होता है घोड़ी। अब सोचो घोड़ी का कोई नेस्ट होगा? नहीं, है ना, घोड़ी का कोई नेस्ट नहीं हो सकता है। इसका मतलब आप कहोगे ना घोड़ी का नेस्ट है, घोड़ी का घोंसला, इसका मतलब बिल्कुल झूठ बोल रहे हो आप, ऐसा कोई चीज होता ही नहीं है। इसका मतलब अटर लाई, एकदम झूठ। नेक्स्ट आओ, एकिलीज हील। देखो एकिलीज एक व्यक्ति था जिसका प्राण उसके तलवे में, हील में था, यानी कि उसका कमजोर पॉइंट कौन था? उसका कमजोर पॉइंट उसका हील था। इसीलिए अगर आप कहोगे इंग्लिश इज माय एकिलीज हील, इसका मतलब आपके पूरे व्यक्तित्व का, आपके पूरे करियर में सबसे कमजोर पॉइंट क्या होता है साबित? आपका इंग्लिश। इसलिए एकिलीज हील का मतलब लिखो वीकेस्ट पॉइंट। ठीक है। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, इसका हिंदी में लिखना पुराने हिसाब चुकाना, पुराने हिसाब चुकाना। ठीक है। अब पुराने हिसाब मतलब चुकाना मतलब क्या? इसका मतलब कोई अच्छे हिसाब नहीं चुकाना, रिवेंज लेना यानी बदला लेना। लिखो टू टेक रिवेंज, बदला चुकाना। नेक्स्ट आओ, पे थ्रू वंस नोज। अब सोचो जब आप खाना खाते हो और बाई चांस कभी उल्टी वगैरह होती है आपको, अब नाक से जब आपका खाना निकलता है ना, तो यू रियली फील वेरी बैड। उस समय बहुत ही सफोकेशन सा फील होता है और बहुत घबराहट सी होती है। उसी तरह से जब आप पे कर रहे हो यानी पैसा थ्रू योर नोज, इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ गया, यानी कि बहुत अधिक। टू पे डियरली।
if you say I had to pay through my nose to buy a house in this colony, इसका मतलब है कि बिल्कुल सारा पैसे खत्म हो गए, बहुत अधिक कर्ज में भी डूब गए और बहुत पैसा पे करना पड़ा। अंडर वंस नोज, हिंदी में कहते हैं ना नाक के नीचे, यानी कि इन वेरी मच योर प्रेजेंस, है ना, आपके प्रेजेंस में ही, इन वंस प्रेजेंस, आपके नाक के नीचे ही घोटाला होता रहा। द स्कैम टुक प्लेस अंडर योर नोज एंड पे वन बैक इन द सेम कॉइन। इसका मतलब होता है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। चलो ये शीट खत्म हो गया। अब आओ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछा वो खत्म करा दूं मैं। Sahaj, John told me that he hasn't done it yet. Told me है ना बेटा, past है, तो told के बाद he hadn't लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने told से शुरू किया। अगर आप कह रहे हो why are we using tells here, देखो सहज, अगर ये क्वेश्चन आपका ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में है और अगर हैजंट को अंडरलाइन नहीं करके टोल्ड को अंडरलाइन कर दिया है, तब शायद सेंटेंस को प्रेजेंट में रखने के लिए टेल्स लगाया। नहीं तो अगर आप मुझसे सिर्फ डिटेक्टिंग एरर पूछोगे तो मैं हैजंट को हैडंट करूंगी। ठीक है, सुमन, विथ मी एंड अलोंग विथ मी, अभी अलोंग विथ मत आओ सुमन, अभी अलोंग विथ में आपको कराऊंगी, रुक जाओ। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है उसमें, नीचे चलो। नहीं देखो धर्मेंद्र, हिंदी में जो डिक्शनरी होते हैं ना बेटा, जैसे शब्द खोज करके है का नहीं, शब्द कोश करके है, शब्द कोश और हिंद खोज करके, ये दोनों जो है ना, इसमें सारे अच्छे से प्रॉपर मीनिंग नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि एग्जैक्ट इंग्लिश का हिंदी कई बार मुश्किल भी होता है। नीचे चलो। लिसन टू म्यूजिक, बिल्कुल सही है, लिसन के साथ टू आता है। ठीक है, लिसनिंग टू म्यूजिक कहो या लिसन टू म्यूजिक, दोनों सही है। नेक्स्ट, और नीचे चलो बहुत जल्दी, और नीचे। MTS के लिए हिंदी डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल सफिशिएंट है, उसका मटेरियल मैं लोड करवा दूंगी। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में मेरा बैच ज्वाइन कर लो, वो भी डिस्क्रिप्टिव का बैच है। और नीचे और नीचे ये सब बता चुकी हूं मैं। और नीचे चलो जहां क्वेश्चंस हो इनके। आई विश आई डैश द आंसर यस्टरडे की बात है चंद्रवीर, तो पास्ट में अगर पास्ट की इमेजिनेशन की बात होती है ना तो हैड प्लस V3 आता है। आई विश आई हैड नोन द आंसर यस्टरडे होगा। नेक्स्ट, एक्कम्पनीड के साथ बाई लगता है और बस खत्म। चलिए, थैंक यू सो मच। लास्ट में कोई क्वेश्चन पूछा है क्या? नहीं ना।